इकोनॉमिक्स। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था कि हम DFCCIL का फुल कोर्स फ्री में लॉन्च करेंगे अपने चैनल पे, और आप लोग इस पर बने हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियोस को देखते हो। देन अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी जैसे हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स देखा था, फिर उसके बाद हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा था। अब हम लोग अपनी क्लास में थ्योरी ऑफ डिमांड देखेंगे। इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ईजी टॉपिक है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, आप लोगों को जल्दी समझ में भी आएगा। और जो लोग इस वाली क्लास में डायरेक्ट आ रहे हैं, प्लीज़ आप प्रीवियस वाले जो हमारी वीडियोस हैं उनको देखिए, और उसके बाद से ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हमने कुछ इकोनॉमिक जो टर्म्स होती हैं वो उन वाली क्लासेस में इंट्रोडक्शन में एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने कवर की हैं, ठीक है। आप उनको देखिए और फिर इस सारी क्लास पे आइए। डायरेक्ट मतलब उनको स्किप करके या जंप करके इस सारी क्लास पे आप जंप मत कीजिए बिल्कुल, ठीक है। और लिंक अगर आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आप हमारे चैनल देखिए, उसमें और भी वीडियोस हैं, जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमिक की टर्म में अगर मैं कहूँ आपसे, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से आते हैं, और उसको हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रॉड वे में कवर किया है। वो आपका हर एक एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ DFCCIL के लिए नहीं, SSC, RBI ग्रेड भी, कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो उसमें काम आएगी। अब हम अपने थ्योरी ऑफ डिमांड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, डिमांड का मतलब होता है हिंदी में मांग। तो रियल में क्या होता है कि जैसे हमने कुछ भी डिमांड किया, कि हम मार्केट में गए, हम लोग ऑडी के शोरूम के बाहर खड़े हो गए, हमारी जो इनकम है वो 30,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है। और हम लोग जाके ऑडी के शोरूम के बाहर खड़े हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि भैया हमें A4 चाहिए, ऑडी का एक मॉडल है A4। तो दुकान वाला पूछता है आपकी सैलरी कितनी है, वो बोलते हैं कि 30,000 रुपये। तो वो बोलेगा कि भाई ये तुम खरीदोगे कैसे इसको? तो क्या ये रियल में आपकी डिमांड है? नहीं, ये आपकी डिमांड नहीं है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ की से अपने मनगढ़ंत चाहनी कर लो कि भाई मैं एक चीज़ खरीदना चाहता हूँ, तो क्या वो डिमांड है? वो बिल्कुल भी डिमांड नहीं है, वो सिर्फ आपकी एक डिज़ायर है। और डिज़ायर एंड डिमांड में ये फ़र्क होता है कि डिज़ायर है आपकी कि आपकी मन करता है कि मैं खरीद लूँ, लेकिन जो डिमांड होती है उसका ये मतलब होता है कि आप विलिंग है कि आप उस चीज़ को खरीद सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे इसकी डेफिनेशन ब्रॉड में, आपको बिल्कुल समझ में आएगी ये चीज़। तो डिमांड क्या कहता है? डिमांड की डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी आप कमोडिटी, एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी लेते हो, जो कि आप विलिंग हो उस चीज़ को खरीदने के लिए, जो कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप खरीदते हो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक। अब देखो थ्योरी क्या कहती है। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, ठीक है। डिज़ायर नहीं, विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। आप किसी भी टाइम पे जाके एक पर्टिकुलर पीरियड, देखो इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमको क्या होता है कि 1 साल हो गया, कोई भी डाटा आया तो वो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम का आता है। हमारे सेंसस 10 साल के लिए आते हैं। हमारा WPI का जो इन्फ्लेशन रेट है वो कुछ 1 साल में होता है। GDP ग्रोथ रेट वो 6 महीने या फिर 1 साल में आती है। MPC पॉलिसी 3 से 4 महीने में जो RBI देती है वो होती है। तो क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए ही आता है, ठीक है। तो हम जब भी डिमांड देखते हैं तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में देखते हैं। इकोनॉमिक्स की कोई भी चीज़ होगी थ्योरी, उसमें वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जरूर देखोगे, ठीक है। तो आप क्या है, ये पर्टिकुलर पीरियड टाइम की चीज़ समझ में आई होगी आपको। अब क्या कहते हैं कि कोई भी क्वांटिटी है कि आप 10 किलो एप्पल खरीदना चाहते हो, ठीक है। और 1 किलो एप्पल का जो प्राइस है वो 100 रुपये है, ठीक है। और आपका पास क्या है कि आप क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है, ये क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी होगी 10 kg, ठीक है। आपकी विलिंगनेस है कि आप 1,000 रुपये हैं आपकी जेब में, आप विलिंग हो कि आप उसको 1,000 रुपये में खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, और क्या हो गया, पर्टिकुलर प्राइस पे, पर्टिकुलर प्राइस क्या हो गया हमारा 100 रुपीज़। और कब आप अभी के अभी खरीद रहे हो तो ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो बस यही डेफिनेशन कहती है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी 10 kg हमारी, और कंज्यूमर विलिंग है उसको खरीदने के लिए, मतलब आपके पास अगर 1,000 रुपये नहीं है तो आप उसको नहीं खरीद सकते, और आप उसकी विलिंगनेस नहीं है आपकी खरीदने, ये सिर्फ आपकी एक डिज़ायर है, ठीक है। इसी को हम लोग डिमांड कहते हैं कि आपके पास में पैसा भी है, समय भी है, आपकी विलिंगनेस भी है उसको खरीदने की, ठीक है। समझ में आया डिमांड क्या होता है। अब एक और डेफिनेशन देखते हैं इसकी। क्वांटिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द पर्टिकुलर क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है विच बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय, ठीक है। विलिंग भी है और एबल भी है। जैसे आपके पास अगर 1,000 रुपये नहीं है तो आप इस वाले प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एबल नहीं हो ऑन अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ऑन अ गिवन प्राइस मतलब 100 रुपीज़ के हिसाब से आप उसको खरीदने की विलिंग हो या एबल हो, तभी आपकी वो डिमांड कहलाएगी, वरना अन्यथा वो डिमांड आपकी नहीं कहलाएगी। वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी डिज़ायर कहलाएगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं मेन फीचर्स ऑफ डिमांड। अब देखो कुछ फीचर्स होते हैं डिमांड के, हम लोग मतलब एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे डिजायर्स ऑफ फीचर्स ऑफ डिमांड क्या है। तो डिमांड क्या होता है ना, डिमांड यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी पे डिपेंड करता है। देखो यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, अगर आप लास्ट वाली वीडियो देखी होगी हमारी जिसमें हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था यूटिलिटी का मतलब होता है कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल,
कि कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो वो उससे सेटिस्फाई होता है। मतलब कि अगर मैं 10 किलो एप्पल या 1 किलो एप्पल खरीदूंगा तो मुझको खा के मज़ा आएगा, मुझे ताकत मिलेगी। तो ये मेरी एक सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, मैंने लैपटॉप खरीदा अपने क्लास बनाने के लिए, तो ये मेरी एक सेटिस्फेक्शन है कि मैं अपनी क्लासेस इससे प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में किसी भी थ्रू आप अपना क्लासेस देख रहे हो, तो ये आपकी एक यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी हो रही है। ठीक है, तो आपकी ये भी डिमांड है कि क्लासेस भी रहें, तो इस तरीके से। तो अब क्या होता है, डिमांड ऑलवेज मीन्स इफेक्टिव डिमांड। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है क्या यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी में, कि इसमें 2 तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक होता है बैड कमोडिटी और एक होती है गुड कमोडिटी। ठीक है, जैसे नाम बताता है, बैड का मतलब बुरी कमोडिटीज़ एंड गुड का मतलब अच्छी कमोडिटीज़। बैड कमोडिटीज़ क्या होती हैं, जैसे हमारा नॉइज़ हो गया, पोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इसको कंज्यूमर कभी भी कोई भी नहीं चाहता कि हमारे साथ कि मतलब हमारे आसपास पॉल्यूशन रहे, धुआं दिल्ली में जैसा रहता है हमारे यहाँ पे, तो ऐसा नहीं रहे। ये कोई नहीं चाहता कि हमारे पे पॉल्यूशन रहे। ठीक है, नॉइज़ पॉल्यूशन रहे कि हमारे इतनी ज़्यादा रोड, हैवी रोड्स चलती हैं, तो नॉइज़ पॉल्यूशन कोई नहीं चाहता। तो ये क्या होता है ना, ये हमारी बैड कमोडिटीज़ में काउंट होता है। ठीक है, कभी बैड कमोडिटी का क्वेश्चन आए तो उसकी डिमांड हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। गुड कमोडिटी की कैसी रहेगी, पॉजिटिव। ऑब्वियस सी बात है भाई, आप अच्छा खाना पसंद करोगे, अच्छी जगह पे रहना पसंद करोगे, तो ये हमारी गुड कमोडिटी है। ठीक है, अब क्या होता है, डिमांड ऑलवेज मीन्स इफेक्टिव डिमांड। डिमांड का मतलब क्या होता है कि हमेशा इफेक्टिव डिमांड रहेगी, कि मतलब आपके पास विलिंगनेस भी है और एबिलिटी भी है परचेज करने की। ठीक है, ऐसा नहीं ना कि आप जाओ कि मैं तो आपकी सैलरी है नहीं इतनी ज़्यादा। ठीक है, आपके पास मतलब आप मानिए अभी आप जॉबलेस हैं या फिर आप कोई छोटी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहते हो कि मैं एरोप्लेन खरीदना चाहता हूँ, तो क्या आप एरोप्लेन खरीद सकते हो? नहीं, ये सब आप चाहते हो, ये आपकी डिज़ायर है। ठीक है, तो इफेक्टिव डिमांड होनी चाहिए। डिमांड इज़ अ फ्लो कंसेप्ट। अब फ्लो कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो हम यूज़ करते हैं, ये फ्लो कंसेप्ट के लिए ही यूज़ करते हैं, कि मतलब एक पर यूनिट हम लोग कितने टाइम में कोई कंज्यूमर उसको खरीदता है। ठीक है, कि मतलब 1 किलो एप्पल हम लोग 1 हफ्ते के लिए खरीद के लेके आए, उसमें 7 एप्पल्स आए, हम 1 एप्पल ए डे एन एप्पल ए डे कैन डॉक्टर अवे। ठीक है, तो यही चीज़ हमारी होती है कि मतलब डिमांड इज़ अ फ्लो कंसेप्ट, की हम 1 एप्पल लेके आए हफ्ते में 1 दिन के लिए, तो उसी के हिसाब से एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारी पर यूनिट है। ठीक है, डिमांड मीन्स फाइनल कंज्यूमर गुड्स। अगर हम उसको रीसेलिंग के लिए खरीद रहे हैं तो वो कोई डिमांड नहीं है हमारी। ठीक है, और रीसेलिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कभी भी नेशनल जो हमारी नेशनल इनकम जो हम कैलकुलेट करते हैं उसमें भी इंक्लूड नहीं होता। तो आप ये चीज़ याद रखना कि जो कंज्यूमर जो गुड्स हैं, फाइनल कंजप्शन के लिए जो गुड्स यूज़ होते हैं वही हमारे फाइनल गुड्स होते हैं, या हम कहेंगे हमारी डिमांड होती है, और यही नेशनल इनकम में भी एडिशन होता है। डिमांड मीन्स डिज़ायर्ड क्वान्टिटी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो एक कंज्यूमर है वो उसको नीड है उस चीज़ की कि आप खरीदना चाहते हो। अब देखो कि क्या है, ये फोटो आपको समझ में आ रही होगी नीचे। अब इसमें कोई भिखारी है। ठीक है, भिखारी क्या है, मतलब गरीब आदमी है। तो क्या होता है, आई वॉन्ट अ बिग हाउस टू आई वॉन्ट टू हैव अ BMW कार। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसकी एक विलिंगनेस है, मतलब ये सिर्फ इसकी एक डिज़ायर है कि ये सोचता है कि भैया मैं तो ये एक BMW कार भी चाहता हूँ और एक बहुत बड़ा घर भी चाहता हूँ, बट इसकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, जैसे आप इसकी हालत देखोगे, बट उसी टाइम पे एक आदमी क्या कहता है, ये इसकी डिज़ायर है। देखो, ठीक है, आपको समझ में आया डिज़ायर क्या चीज़ है? 1 मिनट, अभी देखो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि डिज़ायर क्या चीज़ है। ठीक है, तो डिज़ायर का मतलब यही है कि आपके पास में कि आप सोचते हो कि मेरे पास ऐसा हो जाए, बट डिमांड का मतलब क्या होता है कि आप मार्केट में जाते हो 2 kg एप्पल लेके आते हो। ठीक है, मार्केट में जाके, तो ये क्या होता है हमारी, ये भी हमारी क्या है, डिमांड है। ठीक है, तो डिमांड और डिज़ायर में मतलब समझ में आया होगा, और डिमांड का आपको मीनिंग भी समझ आएगा। आप मार्केट में जाते हो, कई सारी चीज़ें देखते हो। ठीक है, आप किसी भी स्टोर में गए, जैसे मान लो ये पापा हैं, 3 बच्चों को लेके गए, अब तीनों बच्चों की अलग अलग डिज़ायर्स हैं। बच्चा चाहता है कि वो भाई सारे के सारे खिलौने खरीद लेते, कौन से, ये क्या है, ये उसकी डिज़ायर है। बट उसके पापा उसको 3 खिलौने दिलवा सकते हैं, और उसके बाद पापा के उसमें इतना ही पैसा है, तो वो क्या होगी, उसकी डिमांड होगी। ठीक है, समझ में आया डिमांड एंड डिज़ायर का फंडा। अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ डिमांड, कि आप देखो क्या है कि आपके पास में कि आप डिमांड करते हो किसी भी चीज़ की। ठीक है, मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जाते हो तो किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड करती होगी। अब वो किस पे डिपेंड करती है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें हैं। ठीक है, जो इफेक्टिव एक डिमांड होती है हमारी, उसके पीछे 4 चीज़ें काम करती हैं। अब क्या होता है, देखो, डिमांड इज़ अ मल्टीवेरिएट रिलेशनशिप। ठीक है, डिमांड इज़ अ मल्टीवेरिएट, मतलब इसमें बहुत सारी वेरिएशंस होते हैं। जो वेरिएट का मतलब होता है कि जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ठीक है, रिलेशनशिप होता है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय मैनी फैक्टर्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक साथ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। द 4 मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट्स आर PX, PZ, Y एंड T। देखो Y क्या है ना, Y हमेशा इनकम होता है।
इकोनॉमिक्स में। वाई हमेशा क्या रहेगा, इनकम रहेगा। टी क्या रहेगा, हमारा टेस्ट एंड प्रीफरेंस रहेगा। पी एक्स जो है वो हमारी प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स। देखो जब हम लोग बात करते हैं ना डी एक्स की, तो डी एक्स का मतलब होता है डिमांड ऑफ द कमोडिटी एक्स। ठीक है, मतलब जो हमारे रिलेटिव जो गुड है या जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो हमारा डी एक्स है। ठीक है, उसकी डिमांड होगी। पी एक्स का मतलब हमारा हो गया कि जिस गुड से हम लोग बात कर रहे हैं उसकी जो प्राइस है वो प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स। और पी जेड का मतलब हो गया कि जो उससे अदर जो कमोडिटी है या उससे जो रिलेटेड जो कमोडिटी है। ठीक है, दो तरीके से रिलेटेड होती हैं, एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक होती है सप्लीमेंट्री गुड्स। आगे बताएंगे क्लास में। ठीक है, अभी आप इतना समझिए कि पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो हमारे डिमांड देखो 4 चीज़ पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि डिमांड के फंक्शंस बताओ, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, टेस्ट एंड प्रीफरेंस, और एक दूसरा होगा इनकम ऑफ द कंज्यूमर या फिर जो खरीदने के लिए गया है मार्केट में। ठीक है, अब देखो सही, बिल्कुल सही बात यह है कि जब आप मार्केट में, आप मान लो आज आपके ऐसे, चलो मैं एक मिल्क का एग्जांपल देता हूँ। दूध क्या होता है ना, दिल्ली में फेमस दूध आता है, एक अमूल का आता है और एक आता है मदर डेयरी का। ठीक है, दोनों का जो प्राइस है वो लगभग सेम ही है, लेकिन क्या है कि अमूल का शायद थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसका 45 है और इसका शायद 44 है। ठीक है, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, बट मैं इतना बता देता हूँ कि कुछ इसके अराउंड में ही है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि आप जब लेने के लिए जाते हो मार्केट में, तो आपके पास में क्या होता है ना कि आप देखोगे कि इन दोनों से प्राइस किसका कम है। सबसे पहले कंज्यूमर गया मार्केट में डिमांड के लिए, तो देखिएगा कि अमूल का दूध मुझे 45 का पड़ता है और जो उसका है मदर डेयरी का है वो 44 का पड़ता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अमूल का एक दूध उठा के ले आए। देखो एक और चीज़ होती है ना इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो कंज्यूमर जो होता है वो हमेशा रेशनल होता है। रेशनल का मतलब ये है कि कंज्यूमर हमेशा वही चीज़ चाहता है जो उसको फुल सेटिस्फेक्शन दे, कम प्राइस पे मिले, अदर कमोडिटी से कम हो। और मैं आपको बताऊंगा कि रेशनलिटी का आगे मतलब क्या है। ठीक है, तो अभी आप बस इतना समझिए कि कंज्यूमर जो होता है वो रेशनल होता है। रेशनल का मतलब यह है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सोच समझ के चीज़ें खरीदता है। ठीक है, बिलीफ नहीं करता, अंधविश्वास जिसको हम कहते हैं वो नहीं करेगा। तो इसने क्या किया, इसने देखा कि अमूल का जो प्राइस है वो 45 है। ठीक है, और तो क्या किया इसने, प्राइस ऑफ द कमोडिटी के हिसाब से मदर डेयरी का लेके आया, क्योंकि उसमें 44 रुपीज़ को कम पड़ रहा था, 1 रुपये इसको माइनस पड़ गया। तो इसने क्या किया, अब भाई कंज्यूमर तो रेशनल है, वो क्या देखेगा मार्केट में कि जिसका प्राइस कम होगा मैं वही वाला प्रोडक्ट लूंगा। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी जेड देखता है, ये हमारी अदर कमोडिटी हो गई। ठीक है, अभी हम इसको सप्लीमेंट्री गुड्स लेके चलते हैं। तो क्या होता है कि अमूल और मदर डेयरी एक सब्सटीट्यूट्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये मतलब कि अगर मदर डेयरी नहीं पिएगा तो अमूल पिएगा, अमूल नहीं पिएगा तो मदर डेयरी पिएगा। ठीक है, कंज्यूमर के पास में 2 ही चॉइसेस हैं। तो वो क्या करता है ना, कंज्यूमर की देखता है कि जब अमूल का प्राइस ज़्यादा हो रखा है, मदर डेयरी का कम हो रखा है, तो फिर से आके मदर डेयरी का ही खरीदेगा। ठीक, अब क्या होता है कि आप मानो कि आपके पास में टेस्ट अलग अलग हैं दोनों के। ठीक है, मार्केट में हमेशा टेस्ट अलग ही अलग रहेगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो टेस्ट एंड प्रीफरेंस के हिसाब से क्या आपको अमूल की चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, बट आपको जो मदर डेयरी का प्राइस है वो टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करते हो, मार्केट में जाके आप टेस्ट एंड प्रीफरेंस के हिसाब से जो अमूल जो है उसको जाके बाय कर लेते हो। ठीक है, अब आपकी कंज्यूमर ऑफ इनकम के शो करती है कि आपके पास में सिर्फ 44 रुपीज़ ही खर्च करने की अमूल दूध पे आपकी कैपेबिलिटी है, कि मतलब आप 45 रुपीज़ नहीं पे कर सकते। ये तो बहुत छोटा सा डिफरेंस हो गया, मतलब अलग अलग चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि आप 45 रुपीज़ नहीं पे कर सकते, तो आप क्या करोगे, आप 44 रुपीज़ की ही चीज़ खरीदो, क्योंकि आपका कंज्यूमर का जो इनकम है वही इतनी है। भाई आप अपने जितने चादर होते हैं उतनी पैर पसारोगे ना, ऐसा तो नहीं कि चादर से बाहर पैर निकाल दोगे। मतलब आपकी जितनी इनकम है आप डिमांड भी उतनी ही चीज़ों की कर सकते हो। ठीक है, समझ आया। अब एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि क्या होता है कि जैसे बहुत सारी तरीके की गाड़ियाँ आती हैं मार्केट में। ठीक है, गाड़ियाँ मतलब कार्स। ठीक है, बहुत सारी कंपनी की कार्स हैं मार्केट में, कि जैसे एक होती है कि होंडा की आती है, ठीक है, ऑडी की आती है, हमारी BMW आती है, मारुति सुजुकी आती है। अब कोई आम नॉर्मल इंसान है जो मिडिल क्लास है, तो वो क्या करता है, वो मारुति सुजुकी की खरीदता है। बट कोई एक अमीर इंसान है तो वो किसी खरीदता है BMW। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कंज्यूमर की इनकम पे। आपका जो पैकेज है वो 6 लाख पर एनम का है, बट किसी का 60 या 70 लाख पर एनम का है, तो वो BMW खरीदेगा, वो मारुति सुजुकी नहीं खरीदेगी। एक तो उसकी स्टेटस की बात होगी, और दूसरी उसके पास में विलिंगनेस है खरीदने की, मतलब वो इतना पैसा खर्च कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ें समझ आई होंगी। फंक्शंस ऑफ द डिमांड क्या होता है, फंक्शंस ऑफ द डिमांड में 4 ही चीज़ें आएंगी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड टेस्ट एंड प्रीफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, अब देखो डिमांड फंक्शन, डिमांड जो होता है हमारा वो किस तरीके से, डिमांड का जो कर्व होता है वो किस तरीके से काम करता है। देखो क्या होगा, डिमांड एंड प्राइस का हमेशा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जब आपके पास में कमोडिटी 1 रुपये की है तो आप 10 प्रोडक्ट्स खरीदते हो।
ठीक है, आपकी इनकम क्या है, इनकम आपकी देखो, इनकम आपकी स्टेबल है, ठीक है। इट स्टेट्स दैट द कंज्यूमर डिमांड्स मोर ऑफ अ गुड एट अ लोअर प्राइस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। जब प्राइस लोअर होगा तो क्या होगा, गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, बट जब प्राइस हाई होगा तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, एंड वाइस वर्सा, अब वही उल्टी चीज, ठीक है। एंड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अब और जो चीज़ें हैं वो क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, मतलब उसका टेस्ट एंड प्रीफरेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर एक रहेगी, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स है वो सेम रहेगा, बट आपके जो गुड्स का प्राइस है वो क्या होगा, वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। अब किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है ना, दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सर्दियों के टाइम पे। प्याज क्या करता है ना, जो प्याज अभी 30 रुपये किलो मिलता है मार्केट में, ठीक है, जब 30 रुपये किलो मिलता है तो मैं खरीद के लेकर आता था 2 किलो, ठीक है। वही प्राइस जब सर्दियाँ आती हैं तो ये हो जाता है 100 रुपये किलो, तो मैं कितना क्वांटिटी लेके आता हूँ, मैं उस टाइम पे प्याज खाना ही छोड़ देता हूँ। तो मैं कितना लेके आया, सिर्फ आधा किलो। अब क्या फ़र्क पड़ा आपने देखा इसमें, जब प्राइस था 30 रुपये, ठीक है, तो मैंने कितना खरीदा, 60 रुपये मैंने इस पर खर्च कर दिया अपना, ठीक है। लेकिन जब वो 100 रुपये या मतलब 100 रुपये, चलो मैं ज़्यादा बता दिया, वैसे इतना पहुंच जाता है दिल्ली में, कोई हैरानी वाली बात नहीं, बट मैं कंज्यूमर ऑफ इनकम के हिसाब से देखता हूँ। जब यही पहुंच जाता है 60 या फिर 70 रुपये, तो मैं कितना लेके आता हूँ, आधा किलो, ठीक है। अब मैंने कितनी इनकम खर्च करी अपनी, 30 रुपये। क्यों, क्योंकि भाई जब प्राइस बढ़ गया तो मेरे पास में फंड तो उतना ही है, बट मैं क्या करूँगा ना कि कंजप्शन को अपने कम कर दूंगा, ठीक है। जो मेरी क्वांटिटी ऑफ जो डिमांड थी वो क्या हो जाएगी, वो लोअर हो जाएगी, क्योंकि प्राइस मेरा बढ़ गया है। अब मैं उतना ज़्यादा नहीं खरीद सकता जितना मैं पहले खरीद सकता था। अब देखो उसी तरीके से हमारा अब कर्व है, तो यहाँ पे प्राइस होता है, ठीक है, इस जगह पे प्राइस होते हैं, और हमको पता ही कि ये हमारा ओरिजिन हमेशा 0 होता है। तो और इस साथ में ऐसे बढ़ना स्टार्ट कर जाती है चीज़, मतलब यहाँ पे प्राइस बढ़ना स्टार्ट करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ जो गुड एक्स है वो बढ़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है। हम लोग हमेशा क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स लेके चलेंगे, अब इकोनॉमिक्स के टर्म्स यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग अब इकोनॉमिस्ट हैं ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे था प्राइस इतना था, सॉरी, जब प्राइस यहाँ पे था तब मैं कितनी क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहा था, इतना, ठीक है। जब प्राइस यहाँ पे था तब मैं कितनी क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहा था, इतना। लेकिन जैसे जैसे देखो अब प्राइस घटता जाएगा, मेरा जो कंजप्शन है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। जब मेरा प्राइस यहाँ पे है, मतलब मान लो आप यहाँ पे अगर 1 रुपये किलो चीज़ मिल रही है तो मैं इस चीज़ को 100 उठा लूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस चीज़ को 100 खरीदा। लेकिन अगर वो 1 रुपये की चीज़ है और मेरे पास में 1000 रुपये हैं, तो मैं 1000 रुपये क्यों नहीं लेके आऊँगा, मतलब 1000 रुपये का पूरा सामान क्यों नहीं लेके आऊँगा। मैंने आपको कल पढ़ाया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, याद होगा शायद आपको, कि जब मैंने बहुत सारे छोले भटूरे खाए थे तो मुझे क्या हुआ था, एक टाइम पे जाके मेरे ऊपर नेगेटिव यूटिलिटी हो गई थी, मतलब मेरा जो कंजप्शन का लेवल था वो क्या हो गया था, नेगेटिव चला गया था, ठीक है। तो मैं इसीलिए क्या करूँगा, हमेशा कंज्यूमर पूरा का पूरा स्पेंड नहीं कर देगा, वो कुछ पोर्शन, मतलब ऐसा नहीं ना कि आपके अगर सस्ती चीज़ मिल गई तो आप पूरा अपना घर ही भर लोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो आप, जब प्राइस हाई है तो मेरा क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे है, और जब प्राइस वही लो होता जाता है तो मेरी क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जब प्राइस और लो होता है तो क्वांटिटी और भी कम होती जाती है। अब इसी का उल्टा देखो, जब प्राइस यहाँ पे है तो मैं क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ, जब प्राइस यहाँ पे पहुँचा तो मैंने क्वांटिटी थोड़ी कम कंज्यूम करनी स्टार्ट कर दी, और जब प्राइस यहाँ पे पहुँचा तो और भी कम कर दी, और जब मेरा प्राइस यहाँ पे पहुँचा तो मैं यहाँ पे आ गया कि मैंने वही कहा कि अरे इतना महंगा प्याज अब तो मैं खरीद ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। और जब मेरा प्राइस यहाँ पे पहुँच गया, मतलब मान लो प्याज 100 रुपये किलो है, तब मैंने कितना, आधा ही किलो प्याज खरीद पाया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई होगी, बिल्कुल एकदम क्लियर हुआ होगा कि मतलब हमारा प्राइस एंड उसका लेवल कैसे वो करता है, मेजर कैसे करता है और कैसे अफेक्ट करता है, और मैं बताता हूँ आपको आगे, ठीक है। आगे वाली क्लासेस में देखो क्या होता है। अब देखो डिमांड एंड कर्व, ठीक है, इसमें मैंने आपको डाटा भी शो किया। देखो अब प्राइस क्या है, 10 रुपीज़ है, ठीक है। जब आपका प्राइस 10 रुपीज़ था तो हम पॉइंट ए पे सबसे पहले देखते हैं। तो पॉइंट ए पे क्या होता है, जब प्राइस 10 रुपीज़ था तो मेरी क्वांटिटी ऑफ डिमांड कितनी थी, मैं 4 चीज़ें लेके आ रहा था उसी चीज़ की, या आप एप्पल समझ लीजिए, ठीक है। 10 रुपये में मैं 4 एप्पल्स लेके आ रहा था पहले ए पॉइंट पे। बट क्या हुआ ना, सिग्निफिकेंटली क्या होता है कि लॉकडाउन लग गया, या फिर मार्केट में बढ़ावा कुछ, मतलब आप कह सकते हो कि सर्दियों में, गर्मियों में क्या होता है, सेब जनरली महंगा हो जाता है, ठीक है। गर्मी आ गई सर्दियों से, तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ने लग गया धीरे धीरे। अभी सर्दी आने स्टार्टिंग हुई थी कि 30 रुपये हो गया प्राइस, तो जब 30 रुपये हुआ तो मैंने कहा यार महंगा पड़ रहा है, तो मैं 3 क्वांटिटी खरीदता हूँ, ठीक है। मैंने अपना थोड़ा सा एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, तो मैं क्या किया, 30 रुपये खरीद लाया, 30 रुपये के हिसाब से 3 खरीदा है। लेकिन जैसे ही गर्मी आई मैंने देखा कि प्राइस तो 40 हो गया, मतलब कि आप देखो 4 गुना बढ़ गया एकदम। तो मेरी जो क्वांटिटी थी वो क्या हो गई, अब सिर्फ और सिर्फ मैं 2 रुपये ही खरीद पाऊंगा यहाँ पे आके, इस पॉइंट सी पे आके,
समझ में आई? बिल्कुल क्लियर हुआ ना एक एक चीज़ कि डिमांड और सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस किस तरीके से रिलेट होते हैं। ये एक दूसरे से नेगेटिव रिलेशन होता है कि मतलब अगर आपका प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगा तो आपकी जो डिमांड है वो क्या होगी, वो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, आपको देखो प्राइस क्या किया 10 से 40 हुआ, क्वांटिटी ऑफ जो डिमांड है वो क्या हुआ 4 से 2 हो गई। ठीक है, और इसके पीछे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड काम करती है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा कि किस तरीके से कितना प्राइस कम होगा, किस में कम होगा। हर एक चीज़ में ऐसा नहीं है ना कि प्राइस कम हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी कि अब क्यों होता है ऐसा कि जब, और देखो अब आपको क्या है ना कि डिमांड कर्व याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बस अपने एक डाटा याद रखो कि जब मेरा प्राइस, और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है भाई कि आप थोड़े जितने पढ़े लिखे हो आपको बहुत अच्छे से समझ आता हो कि जब भी प्राइस बढ़ेगा 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ हमारा। ठीक है, तो जब मैं क्वांटिटी जो यहाँ पे 5 खरीद रहा था, अब मैं यहाँ पे 4 खरीदूंगा और यहाँ पे मैं 3 खरीदूंगा। अब मैं इसको जब इसमें प्लॉट करूंगा ना तो ये डिमांड कर्व ऐसा बन जाएगा। आप मुझे देखो रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डिमांड कर्व बना के दिखाओ, आप भूल गए कि आपको डिमांड कर्व नहीं याद आ रहा कि किस तरीके का था, राइटवर्ड शिफ्ट में था या किस तरफ डाउनवर्ड था। ठीक है, आप भाई अपनी एक क्वांटिटी बना दो 10 20 30 3 5 4 3 और यहाँ पे प्लॉट कर दो और इस तरीके से मिलाओ। ठीक है, और उन जो ये पॉइंट्स हमारे आएंगे ये लास्ट में, और आप इनको मिला दो, बस आपका डिमांड ऑफ कर्व बन के तैयार हो जाएगा। और जो भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है उसमें डिमांड ऑफ कर्व का, आप उसमें फटाफट से उसको टिक कर दो। इतनी चीज़ है, बहुत ज़्यादा ईजी है और कुछ मतलब इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। डिमांड ऑफ कर्व सबसे ज़्यादा ईजी टॉपिक है और एकदम रियल लाइफ टॉपिक है बिल्कुल। ठीक है, कि आप अपनी रियल लाइफ से भी इसको सोच सकते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब देखो रीजंस बिहाइंड डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ कर्व ऐसा क्यों होता है। मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब आपको याद भी होगा लास्ट वाली क्लास में मैंने बताया था आपको, मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट बस आपको बता देता हूँ क्या होता है कि जब हम कोई भी क्वांटिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है एक टाइम पे बाद में हमारी विलिंगनेस जो है उसको खरीदने की या फिर जो हमारा कंजप्शन का जो पैटर्न है वो फॉल करने लग जाता है क्योंकि उसकी नेगेटिव यूटिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक तो ये हो गया कि हमारी जो यूटिलिटी है वो क्या है नेगेटिव हो जाएगी, तो हमारा वो फॉल करने लग जाएगी उसकी क्वांटिटी ऑफ जो डिमांड। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कि आपके पास में अगर कोई दूसरे कमोडिटी का जो प्राइस है, ठीक है, तो कंज्यूमर क्या करेगा ना कि जब आपका प्राइस बढ़ने लग गया तो कंज्यूमर दूसरे गुड्स की तरफ मूव करने लग जाएगा। ठीक है, तो दूसरे जाहिर सी बात है कि अगर भाई मार्केट में अगर जो हमारा टाइड है उसका प्राइस बढ़ेगा तो लोग जो सर्फ एक्सेल है उसकी तरफ बढ़ जाएंगे, सर्फ एक्सेल का प्राइस बढ़ेगा तो टाइड की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के। फिर इनकम इफेक्ट ये कहता है कि अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी जो क्वांटिटी ऑफ जो डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। देखो आप क्या है कि पहले आपके पास में इतना इनकम था कि आप एक एप्पल ए डे खा सकते थे, एन एप्पल ए डे। ठीक है, एक ही एप्पल खरीद के लेके आते थे तो वही खा सकते थे। बट क्या हुआ सब्सिक्वेंटली आपका प्रमोशन हो गया, आप मैनेजर बन गए। पहले आप जूनियर एग्जीक्यूटिव थे, ठीक है, आप मैनेजर बन गए और मैनेजर बनते ही क्या होता है कि आपकी जो इनकम है वो बढ़ गई। मतलब पहले आपको 40,000 रुपये मिली थी, अब आपको 60,000 रुपये मिलने लग गई। तो आप क्या करोगे, कुछ अपना पोर्शन जो है वो आपने खाने पर बढ़ा दिया। ठीक है, आप पहले जो एक एप्पल खाते थे अब आप 2 एप्पल खाने लगे, मतलब सुबह शाम खाने लग गए। तो इनकम की वजह से क्या हुआ, आपकी क्वांटिटी ऑफ जो डिमांड थी वो क्या हुई, इंक्रीज कर गई। ठीक है, इतना चीज़ समझा है। फिर क्या होता है, न्यू कंज्यूमर्स क्रिएटिंग डिमांड। जब न्यू कंज्यूमर मार्केट में आएंगे तो जो हमारा क्वांटिटी ऑफ जो डिमांड है वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब इंक्रीज करेगा तो कर्व हमारा इस साइड को बन जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना इसमें, बिल्कुल होगी भी नहीं। और अगर दिक्कत आती है तो मैंने जिस तरीके से आपको ये बताया आप ये पेपर में बना के इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो एक्सेप्शंस होते हैं कुछ लॉ ऑफ डिमांड के, कि मतलब लॉ ऑफ डिमांड कहाँ कहाँ पे काम नहीं करता। ठीक है, ऐसा होता है ना कि हर कोई, ऐसा नहीं है ना कि लॉ है तो मतलब हर जगह पे वो फिट बैठेगा। कई जगह पे क्या होता है कि लॉ फेल भी होता है। अब क्या केसेस होते हैं, गिफिन गुड्स। अब देखो गिफिन गुड्स का क्या मतलब होता है, गिफिन गुड्स का मतलब ये होता है कि एक हमारे रिसर्चर थे उस टाइम पे 1837 के टाइम पे। ठीक है, तो उन्होंने रॉबर्ट गिफिन उनका नाम था, तो उन्होंने इकोनॉमिस्ट थे वो भी। तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आपके पास में कुछ ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग ही कंज्यूम कर रहे हैं। एग्जाम्पल दूँ किस तरीके से, देखो जब आज हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हैं इंडिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम हमेशा से बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में थे। आज से पहले जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत बहुत ज़्यादा गरीब था। भारत के लगभग 70% BPL था, मतलब पॉवर्टी रेट 70% के भी ज़्यादा था, 75 से 70 के बीच में था। तो उस टाइम पे क्या होता था ना कि लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब होते थे, लोग वैसे खाने के लिए खाना नहीं होता था। तो उस समय पे 2 चीज़ें होती हैं, एक गेहूँ होता था और एक होता था हमारा बाजरा। ठीक है, बाजरा और वीट। तो लोग क्या करते थे ना कि बाजरा ही खरीद पाते थे क्योंकि बाजरा थोड़ा सस्ता आता था एंड वीट जो था वो महंगा आता था।
ठीक है, इंडिया में क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था तो चीज़ें थी बहुत ज़्यादा कम कम ही बनती थी, और ये बाहर की कंट्री से आता था। कहाँ से? यूएस वगैरह से हम लोग इम्पोर्ट करते थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बुरा टाइम था। इंडिया उससे भी आगे निकला, इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे निकला और बहुत बड़ी इकोनॉमी आज बन चुका है इंडिया। ठीक है, तो ये उस टाइम की बात है कि क्या होता था कि लोग बाजरा को ज़्यादा कंज्यूम करते थे। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो खाना चाहते थे, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग गरीब थे और वो बाजरा ही खरीद पाते थे। ठीक है, वो लोग वीट परचेज नहीं कर पा रहे थे, वो लोग बाजरा ही खरीद पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे इंडिया का बीपीएल रेट कम होता गया तो उसके साथ साथ में क्या वो लोग अब वीट खरीदने लग गए। ठीक, वीट खरीदने लगे, मतलब उनका जो गिफिन गुड्स इसमें हमारा क्या हुआ, गिफिन गुड्स हुआ इसमें हमारा बाजरा, ये मतलब गंदा गुड्स जो कोई भी कंज्यूमर अपनी विलिंगनेस से खरीदना नहीं चाहता, बट उसकी इनकम इतनी लो है कि उसको खरीदना पड़ रहा है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा, कोई चिंता नहीं आपको कि गिफिन गुड्स में और इनके बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा। बट अभी आप इतना ही समझिए कि गिफिन गुड्स को कोई भी कंज्यूमर कभी भी बाय नहीं करना चाहता, बट उसके साथ में कुछ ऐसी वो होती हैं कंडीशंस, कुछ ऐसी होती है जैसे उसकी इनकम इतनी ज़्यादा लो है कि उसको खरीदना ही पड़ रहा है। ठीक है, उसके अंदर फिर आता है हमारा वेबडेन गुड्स। वेबडेन गुड्स क्या होते हैं कि जो हमारे कुछ प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं, जैसे कि स्टेटस सिंबल हो गया। ठीक है, तो उसके ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। ठीक है, तो वेबडेन गुड्स कि जैसे आपके पास में क्या है कि आप कोई ऐसी चीज़ खरीदना चाहते हो जिससे आपको स्टेटस ऑफ सिंबल शो करे, तो आप उसमें रैशनल होकर नहीं सोचोगे। आप मतलब ये नहीं देखो कि ये चीज़ मुझे सेटिस्फेक्शन दे रही है या इस चीज़ से मुझे कोई सस्ते में सिंपल से ऐसी चीज़ मिलेगी, नहीं। आप क्या देखोगे कि अरे भाई मेरे पास में आईफोन है, तो मतलब आईफोन एक स्टेटस है सिंबल का। ठीक है, सबको पता है कि भाई आईफोन जाते लोग सिंबल के लिए खरीदते हैं कि अरे वाह उसके पास में आईफोन है तो मैं भी एक आईफोन खरीदूँ। तो इसमें क्या होगा, इसमें वेबडेन गुड्स है। आप ये नहीं देखोगे, आप कंपेयर नहीं करोगे दूसरे फ़ोन्स के साथ में, उसको आप उसके फीचर्स कंपेयर नहीं करोगे, बस आप उसको खरीद लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या था हमारा एक, फिर उसके बाद था एक्सेप्शन ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर, कि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी मार्केट में कि लॉकडाउन लगने वाला है, लॉकडाउन लगने वाला है, भर लो सामान भर लो, नहीं तो प्राइसेस महंगे हो जाएंगे। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड इस पे काम नहीं करता, क्योंकि आप डिमांड एंड सप्लाई में शो ही नहीं कर सकते ना। आपके पास में कोई मतलब ऐसा कुछ ठोस वो ही नहीं है कि आप क्यों खरीद रहे हो, आपके पास कोई रीज़न नहीं है, बस आप खरीद रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में एक बार क्या होता है कि नमक खत्म होने वाला है, नमक खत्म होने वाला है, लोग बोरे के बोरे उठा के ले गए। वो कोई लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। ठीक है, उसमें काम भी नहीं करेगी क्योंकि आपकी विलिंगनेस नहीं है, पर आप जबरदस्ती उस चीज़ को खरीद रहे हो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। बट ऐसा कभी हुआ ही नहीं, पर कभी नमक की चीज़ कोई किल्लत आई नहीं मार्केट में। ठीक है, लोगों ने ऐसे ही बिना फालतू में भर लिया। फिर क्या आता है, बैंड वैगन इफेक्ट आता है। तो बैंड वैगन इफेक्ट क्या कहते हैं कि आप किसी भी एक लॉयल जिसको कहते हैं मतलब लोगों से प्रभावित हो जाओ। अब लोग किस तरीके से, कि आपका कोई फेवरेट हीरो है, जैसे बोलो जुबान केसरी कि मतलब अजय देवगन जी बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं उसका। ठीक है, तो एक्ट्रेस आते हैं, तो आपका कोई फेवरेट एक्टर है, ठीक है, आप तो शाहरुख खान भी उसका ऐड मांगे, तो कई लोग शाहरुख खान फेवरेट होता है, तो लोग क्या करेंगे, उससे प्रभावित होंगे, अरे वाह मेरा फेवरेट हीरो इसका ऐड कर रहा है तो अब तो मैं इसको खरीद ही लेता हूँ। तो आप क्या करोगे, मार्केट में जाकर बोलो भैया वही वाला देना जिससे जुबान केसरी हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ पर भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। फिर क्या होता है, स्नोब अपील होती है। स्नोब अपील का ये मतलब होता है, इमरजेंसी रह गया पहले। तो इमरजेंसी क्या होता है, जैसे हमारा लॉकडाउन था तो ये हमारा इमरजेंसी आ गया कि मतलब, या फिर कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई नेचुरल क्लाइमेटिस आ गई, जिस टाइम पे क्या होता है कि हमें डर रहता है कि फ्यूचर में हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं बचेंगे, तो उसके लिए हम लोग अभी से ही खरीद के रख लें अपना। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हमारा। फिर उसके अंदर क्या होता है, हमारा स्नोब अपील होती है। स्नोब अपील का ये मतलब होता है कि आपका कोई भी ऐसा आइटम जिसमें कि मतलब ओरिजिनल आपके इसमें वो मिलना मुश्किल है, कि जैसे हड़प्पा की कोई सभ्यता हो गई, ठीक है, पुराने हमारे ग्रंथ हो गए, क्या वो हमको रियल लाइफ में मिल सकते हैं? नहीं, और ना उनका कुछ कॉपी बना सकता है कोई भी इंसान अपनी तरफ से। ठीक है, तो क्या होता है कि इसको खरीदने के लिए लोग हाई से हाईएस्ट प्राइस दे देते हैं। किस तरीके से कि सचिन तेंदुलकर ने फर्स्ट बैट से जिससे खेला था, आप उसकी जाके ऑप्शन करवाइए, लोग उसके 4 से 5 करोड़ रुपए या मतलब 100 करोड़ रुपए भी देने के लिए तैयार हो जाए। क्यों? बस उनकी मर्जी है ये। ठीक है, इसमें कोई उनका डिमांड कुछ मतलब ऐसा नहीं है ना कि उनको सेटिस्फेक्शन मिल रही हो या कुछ भी ऐसा हो। ठीक है, कुछ रैशनल होकर नहीं सोचेगा, वो बस खरीद लेगा। अब उसके में क्या होता है, हमारा ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी में क्या होता है कि आप किसी भी एक ऐसी ब्रांड की तरफ लॉयल हैं जो आपकी फेवरेट ब्रांड है और आप उसी का ही सामान खरीदते हो। ठीक है, आप किसी और रैशनल होकर सोचते ही नहीं हो। आप ऐसा सोचते ही नहीं हो कि मुझे कम प्राइस चाहिए, कि ज़्यादा मतलब मुझे कम प्राइस में यही प्रोडक्ट वहाँ पे उस दूसरी कंपनी में मिल रहा है। बट आप क्या करते हो, अपनी फेवरेट ब्रांड का जाते हो। अब भाई उसमें गए 24/7 है दिल्ली में, ठीक है, आप उसमें जाते हो, आप उसमें देखते हो कि भाई मेरा तो फेवरेट है। मैं क्या कहूँ आपसे कि जैसे कि आप अपने कोई
उसका लेने के लिए गए, मान लो गुड डे बिस्किट ही लेने के लिए गए, या फिर आप अपनी चॉकलेट लेने के लिए गए, ठीक है, आप डेयरी मिल्क आपकी फेवरेट है, आप किटकैट का प्राइस भी नहीं पूछते क्योंकि आपकी डेयरी मिल्क फेवरेट है और आप उसके ब्रांड के प्रति अपने लॉयल हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हो ना कि आप सिर्फ और सिर्फ वही खरीदते हो, डेयरी मिल्क ही खरीदते हो, आप किटकैट नहीं खरीदते हो, ठीक है। तो यही है कि ब्रांड एक मैग्नेट की तरह आपको अट्रैक्ट कर रही है और आप उसी की तरफ ही अट्रैक्ट होते जा रहे हो, ठीक है। ये गिफ्ट एंड गुड्स के लिए देखो हमने ये डाला हुआ है, ये ठीक है। और देखो आलू कोई गिफ्ट एंड गुड्स नहीं है इंडिया में, बट हाँ फॉरेन कंट्रीज में गिफ्ट एंड गुड्स हो सकते हैं, बट इंडिया में तो ये मेन डाइट ही है हमारी। चलो अब आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं अपनी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग अपनी कल डालेंगे इसमें। और देखो आज की क्लास में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। डिमांड का हमने बिल्कुल बेसिक्स पढ़ा कि किस तरीके से डिमांड मार्केट में क्रिएट होती है, प्राइस किस तरीके से उसको अफेक्ट करता है, और कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं या डिमांड के कौन कौन से फंक्शंस हैं जिसकी वजह से डिमांड जो हमारी अफेक्ट हो सकती है। बहुत ज़्यादा इजी था, कुछ भी हार्ड नहीं था क्लास में। अगर आपको डाउट लगता है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करो। और अब मैं क्या करूँगा ना, मैं अपने टेलीग्राम का चैनल भी बनाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें PDF चाहिए, तो बेटा PDF तो अभी हम लोग प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, बट हाँ मैं आपको चैनल पर एक वो कर दूँगा कि हम लोग आगे PDF जरूर प्रोवाइड करवाएंगे, बट इस टाइम पर अभी पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना कि आगे आपको एक अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दे देता हूँ, ठीक है। आप लोग उसमें ज्वाइन करिए, आपका कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है आप उसमें पूछिए, नीचे आप कमेंट भी करिए और उसमें पूछिए, ठीक है। और आई होप आपको ये सब वीडियोस अच्छी लगी होंगी और ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, इस वाली वीडियो को दूसरे लोगों के साथ में और भी शेयर करो, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक रीच करे और उनको पता लगे कि हम लोग विदाउट अ फीस, मतलब बिल्कुल फ्री में ये कोर्स को लॉन्च किए हैं और आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा इसका। फिर आप इस वाले चैनल पर अगर नए हो, बिल्कुल नए हो, तो सब्सक्राइब करो। और अगर आप फिर भी नए हो, मतलब बिल्कुल भी नए नहीं हो, अगर आपने अभी आप पीछे वीडियोस देखते आ रहे हो और ये वाली भी देख रहे हो, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। और कोई भी कमेंट आप नीचे पूछिए, और पुरानी जितनी भी हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको जरूर देखो, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स रिलेट है और मैंने उसमें बिल्कुल आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आप उनको जरूर देखो और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हमने लिंक रखा है। ओके, थैंक यू सो मच।